एक घने हरे भरे जंगल में जहाँ धूप पत्तों के साथ लुका छुपी खेलती थी, एक हाथी रहता था जिसका नाम था गज्जू। वो कोई आम हाथी नहीं था। उसका दिल भी उसके शरीर जितना ही बड़ा था। वो हर जीव की परवाह करता था, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। एक सुनहरी दोपहर गज्जू ने अपने सबसे करीबी दोस्तों को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। वहाँ था आकाश, वो बाज जिसकी नजरें मीलों दूर तक देख सकती थीं, और थी लाली, चालाक लोमड़ी जिसकी बुद्धि उसकी नुकीली पंजों जैसी तेज थी। मिलकर उन्होंने एक टीम बनाने का फैसला किया। उन्होंने इसका नाम रखा रक्षक सभा, यानी प्रोटेक्टर्स काउंसिल। उनका वादा था सीधा सादा अपने घर की रक्षा करना और प्रकृति की हार्मनी बनाए रखना। वे हर हफ्ते बैठकें करते, पत्तों की सरसराहट और नदी के बहाव पर चर्चा करते। उनकी सभा जंगल में एकता और ताकत का प्रतीक बन गई थी। दूर दूर के जानवर जानते थे कि अगर कोई मुसीबत आई तो रक्षक सभा मदद के लिए वहाँ होगी। उन्होंने बंदरों और गिलहरियों के बीच झगड़े सुलझाए। उन्होंने एक खोए हुए हिरन के बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया। जीवन शांत था, रात दिन का एक प्यारा सा रिदम। गज्जू को गहरी संतुष्टि महसूस होती थी। उसे विश्वास था कि मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पर उसे क्या पता था, उनकी सबसे बड़ी चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी, उनके गर्म घर से बहुत दूर। एक सुबह जब ओस अभी भी घास पर जमी थी, एक घबराया हुआ संदेश आया। उसे नील, एक ग्रेसफुल डॉल्फिन बहुत दूर से लाई थी। वह नदी से उतरी, उसकी चमकती हुई त्वचा और चिंता से भरी आंखें। उसने उत्तर दिशा में एक संकट की बात की। बर्फ से ढके विशाल पहाड़, दुनिया के फ्रोजन सेंटिनल्स बहुत तेजी से पिघल रहे थे। उसने बताया कि एक रहस्यमयी और प्राचीन शक्ति अपने लंबे नींद से जाग गई है। ये शक्ति बहुत पुरानी, बहुत ताकतवर थी, और ये पूरी दुनिया के संतुलन को बिगाड़ रही थी। समुद्रों में डर की लहरें भेज रही थी। गज्जू ध्यान से सुन रहा था। उसके बड़े कान धीरे धीरे हिल रहे थे। आकाश ऊपर की डाल पर बैठा था, उसकी तेज नजरें नील पर टिकी थी। लाली चुपचाप बैठी थी, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो समस्या की गहराई समझने की कोशिश कर रही थी। बर्फीले इलाके का पिघलना सिर्फ दूर की समस्या नहीं थी, ये सबके लिए खतरा था। जिस संतुलन की उन्होंने कसम खाई थी, वो अब गंभीर खतरे में था। रक्षक सभा जानती थी कि ये उनका बुलावा है। ये एक ऐसा मिशन था जो उनकी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और एकता में विश्वास की परीक्षा लेगा। उन्हें अब कुछ करना था, और अभी करना था। बर्फीले उत्तर की यात्रा उनकी नई राह थी। फैसला हो गया था। गज्जू, आकाश और लाली उत्तर के बर्फीले पहाड़ों की यात्रा पर निकलेंगे। ये एक अनजान सफर था, जहां तेज हवाएं और अंतहीन बर्फ थी। गज्जू अपनी अपार ताकत के साथ जमीन पर सबसे आगे रहेगा। लाली अपनी तेज बुद्धि के साथ खतरनाक रास्तों को समझेगी और खतरे को सूंघेगी। आकाश, आसमान का राजा, ऊंचाई पर उड़कर रास्ता देखेगा और अपने दोस्तों की निगरानी करेगा। उनकी यात्रा अपने परिचित गर्म जंगल के किनारे से शुरू हुई। जैसे ही वे उन जमीनों पर चले जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ हवा से कहानियां सुनी थी, उनका रास्ता कठिनाइयों से भरा था। हर कदम पर उनकी हिम्मत की परीक्षा होती रही। उन्होंने गरजती नदियां पार की, जिनकी धाराएं गज्जू जैसे ताकतवर को भी बहा सकती थीं। वे घने अंधेरे घाटियों से गुजरे, जहां अजीब आवाजें गूंजती थीं, और लाली की तेज समझ ही उनकी एकमात्र राह थी। आकाश को तेज काटने वाली हवाओं से लड़ना पड़ा, जो उसे आसमान से गिराने की कोशिश करती थीं। जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़े, हरे भरे नजारे धीरे धीरे गायब हो गए, और उनकी जगह सख्त पथरीला इलाका आ गया। हवा ठंडी होती गई, और सूरज की गर्मी एक दूर की याद लगने लगी। दोस्त एक दूसरे के करीब आकर गर्मी बांटते, अपने घर की कहानियां सुनाते, ताकि हौसला बना रहे। आखिरकार उन्होंने देखी बर्फीली चोटियों का विशाल विस्तार हल्के सूरज के नीचे चमकता हुआ। बर्फ के पहाड़ जितने भव्य थे, उतने ही डरावने भी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। इन बर्फीले दैत्यों के पैरों से बड़ी बड़ी नदियां बह रही थीं। हवा में एक अजीब प्राचीन ऊर्जा थी, जिससे लाली की गर्दन के बाल खड़े हो गए। सफेद बर्फ के बीच उन्होंने एक विशाल आकृति देखी, जो पूरी तरह चमकती बर्फ और बर्फ से बनी थी। वो था हिमतूर, बर्फ का राक्षस, वही प्राचीन शक्ति जिसके बारे में नील ने बताया था। उसकी मौजूदगी भारी थी। वो ठंड का शुद्ध कच्चा रूप था। जैसे ही वे धीरे धीरे पास पहुंचे, हिमतूर अपनी पूरी ऊंचाई में उठ गया।
उसकी आवाज बर्फ के टूटने जैसी थी, गहरी और गूंजती हुई। उसने घोषणा की कि वो दुनिया को बर्फ की चादर में ढक देगा। वो बुरा नहीं था, बल्कि एक गहरे डर से प्रेरित था। उसने सदियों तक देखा था कि दुनिया गर्म होती जा रही है और उसे लगता था कि सिर्फ बर्फ का युग ही धरती का खोया संतुलन लौटा सकता है। उसके लिए आग और गर्मी की दुनिया बेकाबू थी। वो खुद को खलनायक नहीं, बल्कि जरूरी रक्षक मानता था, एक ऐसी शक्ति जिसका समय अब आ गया था। गज्जू ने हिमतूर की आंखों में डर और विश्वास देखा और समझ गया कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। इतनी बड़ी शक्ति से टकराना सिर्फ और विनाश लाएगा। उसने अपनी सूंड ऊपर की, शांति का संकेत दिया और हिम्मत के साथ एक कदम आगे बढ़ा। आकाश और लाली उसके साथ खड़े थे, पूरी तरह समर्थन में। गज्जू ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, उस ठंडी हवा में एक अजीब गर्माहट के साथ। उसने हिमतूर को चुनौती नहीं दी, बल्कि उसने उसके मकसद को स्वीकार किया। उसने बर्फ के राक्षस से कहा कि वो उसके डर को समझता है, दुनिया के संतुलन की चिंता को समझता है। उसने माना कि संतुलन सबसे अहम चीज है। हिमतूर हैरान रह गया। उसे लड़ाई की उम्मीद थी, इरादों के टकराव की उम्मीद थी, उसे समझे जाने की उम्मीद नहीं थी। वो ध्यान से गज्जू की बात सुनता रहा। बुद्धिमान हाथी ने समझाया कि असली संतुलन किसी एक तत्व के हावी होने से नहीं आता। ये सिर्फ बर्फ या सिर्फ आग की दुनिया नहीं होनी चाहिए। असली संतुलन, गज्जू ने समझाया, हार्मनी में है। सूरज और बर्फ का साथ रहना जरूरी है। गर्मी और ठंड दोनों का अपना समय और जगह है। हमेशा जमी हुई दुनिया उतनी ही असंतुलित होगी जितनी सिर्फ गर्मी से भरी दुनिया। जीवन को दोनों की जरूरत है। फिर लाली अपनी चालाकी के साथ आगे आई। उसने हिमतूर के सामने अपने शब्दों से एक तस्वीर बनाई। उसने रंग बिरंगे जंगल, चहचहाते पक्षी, रंगीन फूल और व्यस्त कीड़े मकोड़ों का जिक्र किया। उसने बताया कि ये सब हमेशा की बर्फ में खत्म हो जाएंगे। उसने हिमतूर से पूछा, क्या एक शांत, सफेद, बिना जीवन की दुनिया सच में संतुलित होगी? आकाश फिर हिमतूर के कंधे पर उड़कर बैठ गया। ये साहस और विश्वास का संकेत था। उसने ऋतुओं की बात की, कैसे प्रकृति में बदलाव का एक सुंदर चक्र है। गर्मियों की गर्मी से लेकर सर्दियों की ठंड तक हर ऋतु की अपनी भूमिका है। हिमतूर उनकी बात सुनता रहा और सदियों में पहली बार उसके बर्फीले दिल में कुछ बदलने लगा। उसने दुनिया को सिर्फ अपनी ठंडी, अकेली नजर से देखा था। उसने बढ़ती गर्मी को बीमारी समझा था और अपनी बर्फ को एकमात्र इलाज। लेकिन इन तीन दोस्तों के शब्दों ने उसे एक नया सच दिखाया। वे उसके दुश्मन नहीं थे, वे भी दुनिया की रक्षा चाहते थे। उसे समझ आया कि उसका तरीका बहुत कठोर था। डर से निकला एक हल था, न कि समझदारी से। उसने देखा कि बातचीत और समझदारी ग्लेशियर की ताकत से कहीं ज्यादा असरदार है। जब हिमतूर ने देखा कि अब एक नया विचार संभव है, गज्जू ने एक समाधान सुझाया। ये एक ऐसी योजना थी जो हिमतूर की शक्ति का सम्मान भी करती थी और दुनिया की गर्मी व जीवन को भी सुरक्षित रखती थी। उसने प्रस्ताव दिया कि वे मिलकर एक नई परंपरा शुरू करें, ठंड और गर्मी की शक्तियों के बीच एक समझौता। वे हर साल एक खास दिन तय करेंगे, जिसे वे शीत दिवस या डे ऑफ चिल कहेंगे। उस दिन हिमतूर को धीरे धीरे अपनी ठंडी सांस पूरी धरती पर फैलाने की इजाजत होगी, ताकि दुनिया को ठंड की अहमियत याद रहे और धरती को थोड़ा आराम और ठंडक मिल सके। हिमतूर ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। ये वाकई शानदार विचार था। इससे उसे एक उद्देश्य मिला, एक ऐसी भूमिका जो विनाश की नहीं बल्कि कोमल संतुलन की थी। अब वो डरावना राक्षस नहीं बल्कि एक सम्मानित रक्षक बन सकता था, जो जरूरी और मनाया जाने वाला ठंडक लाता है। ये डे ऑफ चिल ये सुनिश्चित करेगा कि दुनिया कभी बर्फ की ताकत और जरूरत को न भूले और संतुलन कभी भी ज्यादा गर्मी की ओर न झुके। ये एक ऐसा समझौता था जो प्रकृति की हर शक्ति का सम्मान करता था। एक गहरी गूंजती आवाज में, जो अब डराने वाली नहीं बल्कि सहमति से भरी थी, हिमतूर ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। बर्फ का संकट अब युद्ध से नहीं, एक वादे से टल गया। नए नियम के साथ महान बर्फीले पहाड़ों का पिघलना धीमा हो गया। दुनिया का संतुलन धीरे धीरे लौटने लगा। गज्जू, आकाश और लाली अपने जंगल लौटे, सिर्फ हीरो बनकर नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई के संदेशवाहक बनकर। उन्होंने हिमतूर की कहानी सबको सुनाई,
सबको सिखाया कि सबसे डरावनी शक्तियों का भी एक मकसद होता है। उन्होंने समझाया कि जीत से ज्यादा अहम समझदारी है। उनकी यात्रा और डे ऑफ चिल की शुरुआत की कहानी एक दंत कथा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। उनकी साहसिक यात्रा का आखिरी सबक सबको साफ समझ आ गया। इस दुनिया की हर शक्ति, चाहे गर्मी की हो या ठंड की, उसकी अपनी जगह और अहमियत है। सबसे बड़ी ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि संतुलन और मेल में है। गज्जू और उसके रक्षक सभा के दोस्तों ने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और बातचीत से सबसे बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। उन्होंने दुनिया को जीतकर नहीं, समझकर बचाया और एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित किया जहां सारी शक्तियां मिलकर एक सुंदर, नाजुक संतुलन में रह सकें।